बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अर्शद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक टेक्नोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने क्रेनियोसिनोस्टोसिस के केस को कैसे अप्रोच करना है, हमारी एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होनी चाहिए और हमारा मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए। सो जब भी कोई बच्चा आपके पास आता है विद क्रेनियोसिनोस्टोसिस तो डेफिनेटली उसके अंदर अबनॉर्मल क्लोजर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सुचर्स क्रेनियल सुचर्स की अबनॉर्मलिटी होती है। टिपिकली ये प्रेजेंट करते हैं विद अबनॉर्मल हेड शेप, या फिर अगर पैन पैन क्रेनियोसिनोस्टोसिस है तो बच्चे के अंदर जो है वो स्मॉल हेड भी हो सकता है। ठीक है, तो एब्नॉर्मल हेड शेप होगी या फिर मैक्रोसेफली होगी, डिपेंड करता है कितने सूचर से क्लोज है। और अगर सिंड्रोमिक क्रेनियोसिनोस्टोसिस होगा तो आपको सिंड्रोमिक फीचर्स भी मिलते हैं। तो पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे के अंदर जो स्कल की एब्नॉर्मल शेप है, क्या वो सिनोस्टोटिक है, क्रेनियोसिनोस्टोसिस जैसे है, या फिर वो आपकी पोजिशनल जो है पोजिशनल प्लीज डिफॉर्मेशनल या पोजिशनल प्लीजोसेफली है। ठीक है, कि बच्चे की हेड की शेप अबनॉर्मल किसी पोजीशन में बच्चे ने रखा सर मुसलसल तो उसकी शेप अबनॉर्मल होगी, जिसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशनल प्लीजोसेफली, वो है, या फिर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है। अगर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है तो क्या वो प्राइमरी क्रेनियोसिनोस्टोसिस है या सेकेंडरी क्रेनियोसिनोस्टोसिस है। अगर क्रेनियोसिनोस्टोसिस सेकेंडरी है तो क्या उसमें रेजासिपी है या नहीं है, क्या उसके अंदर सिंड्रोमिक फीचर तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने सारों को असेस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेनियोसिनोस्टोसिस वर्सेस डिफॉर्मेशनल प्लीजोसेफली। तो देखें, क्रेनियोसिनोस्टोसिस में तो आपका सुचर क्लोज है एब्नॉर्मल। ठीक है, वो एक सुचर भी हो सकता है या मल्टीपल सुचर भी हो सकते हैं। अगर हम सर के सुचर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा मिड में एक सैजिटल सुचर है, फ्रंट के ऊपर हमारा जो है वो मेटोपिक सुचर है, इंटीरियरली जो हमारे जो ट्रांसफर सुचर है उसको हम कहते हैं कॉर्नर सुचर, और पोस्टीरियरली हमारे लैम्बडॉयड सुचर्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सुचर क्लोजर की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेनियोसिनोस्टोसिस आपको मिलती है। अगर सैजिटल सुचर क्लोज होगा आपका तो आपको डोलिगोसेफेली मिलेगी, इसके अंदर आपका हेड का साइज इंटीरियर पोस्टीरियरली इंलार्ज कर जाता है। अगर फ्रंटल कोई सुचर क्लोज है आपका तो फ्रंटल आपको प्लीजोसेफली मिलेगी, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो फ्रंटल वो साइड है वो डिप्रेस होगी, आई बाल जो आईब्रो है वो ऊपर की तरफ होंगे आपको, और फ्रंटल एरिया आपको डिप्रेस मिलेगा। ठीक है, और लैम्बडॉयड क्रेनियोसिनोस्टोसिस होगी तो आपका जो ईयर है वो डिस्प्लेस पोस्टीरियरली और डाउनवर्ड आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक, अब जो और उसमें जो सुचर आपका क्लोज है वो आपको वहां पे आपको रिज फील होगी, और ये सारी चीजें आपको बर्थ से मिलेंगी, यानी कि पैदाइश से ही बच्चे की ये चीजें स्टार्ट होंगी। जबकि पोजिशनल प्लीजोसेफली में क्या होता है कि बच्चा पैदाइश पे ठीक होता है बट विद एज उसकी जो है स्कल की शेप अबनॉर्मल होती है। ठीक है, एक बच्चा जिसको डेवलपमेंट डिलेड है और एक ही पोजीशन में पीछे लेटा रहता है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो क्या होगा कि पीछे से उसको ब्रैकियोसेफली हो जाएगी, पीछे से उसका स्कल जो है वो चिपटा हो जाएगा। एक बच्चा जिसको कंजेनिटल मायोपैथी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कोई मसला है, बच्चा लेटा रहता है तो उसका स्कल भी ऐसी हो जाएगी। एक बच्चा जिसका हाइड्रोसेफलस बहुत ग्रॉस है, सर उठा नहीं पाता, तो उसकी स्कल की शेप भी अबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और एक बच्चा है इसकी पोजिशनल प्रेफरेंस है कि वो एक साइड पे रख के सर सोता है तो उसके अंदर भी डिफॉर्मेशनल प्लीजोसेफली हो जाएगी। सारे रिस्क फैक्टर हैं। अब जिस साइड पे बच्चा सर रख के सोचता है ना, वहां पे आपको एक बाल्ड स्पॉट मिल जाएगा, वहां प्रेशर की वजह से आपके हेयर्स वहां लॉस हो जाएगा। सो बाल्ड स्पॉट अगर और प्रेशर हेयर लॉस जो है वो टिपिकली आपका पोजिशनल प्लीजोसेफली में आपको मिलता है। ठीक है, उसमें सुचर आपके पेल्पेबल नहीं होंगे, मतलब चूंकि सुचर आपका अब क्लोज नहीं है तो पेल्पेशन पे आपको सुचर वहां पे नहीं मिलेंगे। पोजीशन ऑफ प्लीजोसेफली में जहां से आपका पोजीशन आपकी एबनॉर्मल है, जहां से आपको प्रेशर पड़ रहा है, उस साइड से आपका सर इंटीरियरली आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। सपोज अगर मेरा बच्चा जो है वो सर यहाँ पे रख के सोचता है, इस साइड पे रख के सोचता है, तो ये साइड उसकी डिप्रेस हो जाएगी, बट उस साइड का जो इंटीरियर एरिया है वो आगे निकल आएगा, जिसको हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम शेप ऑफ स्कल। ठीक है, तो जिस साइड पे आपका स्कल डिप्रेस है उस साइड की फ्रंटल बोसिंग आपको मिलेगी, और ईयर भी आपका डिस्प्लेस इंटीरियरली होगा। जबकि जो सिनोस्टोटिक प्लीजियोसेफली है जिसके अंदर आपका लैम्बडॉयड सुचर अगर क्लोज है तो आपका ईयर डिस्प्लेस पोस्टीरियर और इंफीरियर होता है, और आपकी फ्रंटल बोसिंग आपको नहीं मिलती उसकी। तो ये डिफरेंशिएटेड पॉइंट है जो आपको डिफरेंशिएट करते हैं सिनोस्टोटिक वर्सेस डिफॉर्मेशन प्लीजियोसेफली से। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपकी जो स्कल की जो प्रीमेच्योर क्लोजर सुचर है क्या वो प्राइमरी है सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी इशू है वो है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ स्कल सुचर। सेकेंडरी का मतलब है कि आपका अंडरलाइंग ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ। जब ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो डेफिनेटली सुचर तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सुचर अगर खुले हैं तो उसकी जो खुले रखने की एक फोर्स ये है कि नीचे से ब्रेन परसिस्टेंटली उसको पुश कर रहा है। ठीक है, सो प्राइमरी सिनोस्टोसिस में आपको बच्चा डेवलपमेंट डिलेड मिलेगा, उसको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले होगा, उसको बर्थ स्फीजिया की हिस्ट्री आपको मिलेगी। जब आप उसकी इमेजिंग कराएंगे तो आपको अंडरलाइंग ब्रेन इंसेफेलोमिलेशिक मिलेगा, ब्रेन के अंदर सिस्टिक डिजनरेशन मिलेगी। जबकि सेकेंडरी में आपका बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल होगा, ब्रेन अंडर पैरेन्काइमा अंडरलाइंग बिल्कुल उसका नॉर्मल मिलेगा। तो इस तरह आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपके बच्चे के अंदर जो क्रेनियोसिनोस्टोसिस है इधर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी।
फिर आपने देखना है कि आपके बच्चे के अंदर जो क्रेनियोसिनोस्टोसिस है क्या ये सिंड्रोमिक है या नॉन सिंड्रोमिक है। तो आपने सिंड्रोम्स के फीचर्स को देखना है। दैट कैन बी क्रूजन सिंड्रोम, अपर्टर सिंड्रोम, C3 जॉर्डसन सिंड्रोम, या फिर आपका फाइफर सिंड्रोम है या म्यूनिकी सिंड्रोम है। आपको पता है कि जो टिपिकली हमारा जो फाइफर सिंड्रोम है उसके अंदर आपको ब्रॉड थंब और ब्रॉड बिग टो मिलेगा। जो कारपेंटर सिंड्रोम है, आपको पता है कारपेंटर ने एक्स्ट्रा काम करना है तो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा फिंगर्स चाहिए, तो उसको पॉलीडेक्टली होती है। अपर्टर में सिंडेक्टली होती है। और जो म्यूनिकी सिंड्रोम है उसके अंदर आपको जो है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिलता है। सेथरी जॉर्डसन में आपको जो है वो टोसिस मिलती है। तो ये डिफरेंट सिंड्रोम है जिसकी आपकी डिफरेंट फीचर है। इस तरह जो हमारा सबसे कॉमन सिंड्रोम है दैट इज कॉल्ड क्रूजन सिंड्रोम, तो उसके अंदर आपको बायलेटरल प्रोप्टोसिस मिलेगा, मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया मिलेगा, इसकी वजह से आपको प्रोप्टोसिस मिलता है आपका। और आपका जो है वो जो आई बॉल्स हैं वो वाइडली स्पेस होंगे। तो एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी हमारी? एग्जाम स्कीम ये है कि सबसे पहले आपने स्कल को देखना है, फ्रंट से, बैक से, ऊपर से, हर जगह से, ठीक है। आपने देखना है कि बच्चे की स्कल की शेप में क्या एब्नॉर्मलिटी है, उसके स्ट्रक्चर को फील करना है, उसके फोंटेनला को फील करना है, उसको OFC लेना है, ठीक है। और उसकी डेवलपमेंट असेसमेंट करनी है। आपने उसका सिंड्रोमिक फीचर्स के लिए उसको देख लेना है, ठीक है। आपने उसका विजुअलोमेगैली, हार्ट, सब कुछ चेक कर लेना है रिगार्डिंग सिंड्रोमिक क्रेनियोसिनोस्टोसिस। आपने उसकी डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफर करनी है। आपने उसकी फंडोस्कोपी जरूर ऑफर करनी है। डेवलपमेंट असेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, और अगर बच्चे की लॉन्ग टर्म अगर क्रेनियोसिनोस्टोसिस रहती है तो डेवलपमेंटली बच्चा डिले हो सकता है। दूसरा, फंडोस्कोपी जरूर करनी है कि पेशेंट के अंदर रेज एसबी के कोई साइन तो नहीं आ रहे, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे कि आपकी इमरजेंसी कितनी है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपका इंटीरियर फ्रंटला ओपन है तो आपने देखना है उसके अंदर बल्ज है कि नहीं। तो बल्ज अगेन फेवर करता है कि पेशेंट को रेज एसपी है। और अगर सनसेट साइन आ रहा है छोटे बच्चे के अंदर तो अगेन फेवर करता है कि रेज एसपी का साइन है कि नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने देखना है कि बच्चे की सर की शेप अगर अबनॉर्मल है तो क्या ये सिनोस्टोसिस है या फिर डिफॉर्मेशनल प्लीजियोसेफली है। अगर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है तो क्या ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। अगर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है तो क्या ये सिंड्रोमिक है या नॉन सिंड्रोमिक है। अगर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है तो क्या इससे क्या बच्चों को मसले क्या आ रहे हैं। क्या इसको इसका रेजर सिप भी तो नहीं है, क्या इसको डेवलपमेंट डिले तो नहीं है। तो आपने डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफर करनी है, फंडोस्कोपी ऑफर करनी है। आपने ये भी इंपॉर्टेंट देखना है कि बच्चे का कौन सा स्ट्रक्चर क्लोज है। क्या उसका सैजिटल स्ट्रक्चर क्लोज है, उसको डोलिगोसेफली होगी। क्या उसका मेटोपिक स्ट्रक्चर क्लोज है, उसको ट्राइगोनोसेफली होगी। क्या उसका इंटीरियर जो है कॉर्नर स्ट्रक्चर क्लोज है, अगर उसकी इंटीरियर प्लीजियोसेफली होगी। क्या उसका लैम्डाइट स्ट्रक्चर क्लोज है, उसको पोस्टीरियर प्लीजियोसेफली होगी। तो आपने ये भी एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे का कौन सा स्ट्रक्चर प्रीमेच्योरली क्लोज है। तो इस तरह आपने एग्जामिनेशन करना है, और अगर एग्जामिनेशन आप करोगे तो इंशाल्लाह आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर लोगे। थैंक यू।